निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पिछले 9 मंथ्स का हाईएस्ट ग्रोथ रिपोर्ट किया। 5 मार्च को निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.04% बढ़ा एंड इस इंडेक्स के सारे 15 कंपोनेंट्स ने गेन किया। हिंदुस्तान कॉपर एंड वेल्सपन कॉर्प टॉप गेनर्स थे जो 7% बढ़े। इस रैली का सबसे बड़ा रीजन है चाइना की स्टील इंडस्ट्री में स्लो डाउन आने वाला है और ये इंडियन स्टील कंपनीज के लिए एक एडवांटेज है। कैसे? और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या हैं? इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। दोस्तों, ये हमारा नया फॉर्मेट है जिसमें हम एक न्यूज़ पिक करेंगे और डिटेल में समझेंगे। हम ट्राई करेंगे कि न्यूज़ के जरिए हम कुछ कंपनीज और सेक्टर्स को भी समझें और एनालाइज करें। हमारा गोल है कि इन वीडियोस के जरिए आप इंडस्ट्रीज का बेटर एनालिसिस कर पाएं और बेटर इन्वेस्टर्स बन पाएं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में स्टील कंपनीज का काफ़ी वेटेज है एंड स्टील कंपनीज सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम मोस्टली स्टील सेक्टर पे फोकस करेंगे। एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बारे में हम शायद कभी और वीडियो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अराउंड 1 बिलियन मेट्रिक टन्स। दिसंबर 2024 में चाइना ने लगभग 76 मिलियन मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस किया। दिसंबर 2023 से कंपेयर्ड ये 11.8% इंक्रीज था। एनुअली चाइना लगभग 1 बिलियन मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस करता है। ये टेबल देखो, चाइना दूसरे स्टील प्रोड्यूसर्स के कंबाइंड आउटपुट से भी ज्यादा अकेले ही प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील भी है। एक्सपोर्ट्स कंट्री के टोटल आउटपुट का सिर्फ 11% है, लेकिन हाल ही में चाइना एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। देखो, 2020 से चाइना के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 में चाइना ने लगभग 90 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया था, अ 35% इंक्रीज फ्रॉम 2022। बट अब चाइना में स्टील प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर गिर रहा है और इस प्रोडक्शन डिक्लाइन के दो मेजर रीजंस हैं, रियल एस्टेट क्राइसिस और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। दोनों रीजंस को एक एक करके समझते हैं। पहले रियल एस्टेट क्राइसिस। देखो, चाइना एक हाउसिंग बबल में था जो अब बर्स्ट हो गया है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 2000 में चाइना में गवर्नमेंट अर्बनाइजेशन बूस्ट कर रही थी। सस्ते लोन्स एंड इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल थे ताकि लोग इजीली घर खरीद पाएं। एक टाइम पे चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर उनके जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था। डिमांड इतना ज्यादा था कि बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे एवरग्रांड बैंक से लोन्स लेके प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहे थे। हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगे और लोगों को और कॉन्फिडेंस आ गया कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो डिमांड और बढ़ने लगा। देखते ही देखते इस सेक्टर में ओवर सप्लाई हो गई। एक टाइम पे तो 6 करोड़ से भी ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े थे क्योंकि उनमें कोई रहता ही नहीं था। ये घोस्ट टाउन्स बन गए। फाइनली 2020 में गवर्नमेंट को समझ में आया कि लोग बिना सोचे समझे घर खरीद रहे हैं और ये इकोनॉमी के लिए बुरा हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट कंपनीज पे बोरोइंग रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डेवलपर्स जो ऑलरेडी काफ़ी डेट ले चुके थे, उनके लिए नए लोन्स लेना मुश्किल हो गया। मतलब नए प्रोजेक्ट्स रुक गए। एवरग्रांड, जो चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर था, उसका डेट $300 बिलियन से ज़्यादा था। जब नए लोन्स नहीं मिल पाए, कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाई और लोगों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए। फिर पैंडेमिक आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। अब लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो घर खरीद पाए, तो डिमांड कम होने लगा एंड अल्टीमेटली प्राइसेस क्रैश कर गए। दिसंबर 2023 में बीजिंग के प्रॉपर्टी प्राइसेस उनके पीक लेवल से 10 to 30% गिर गए। जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच चाइना के टॉप 100 डेवलपर्स के न्यू प्रॉपर्टी सेल्स 47% ईयर ऑन ईयर गिर गए। एंड ऑनेस्टली अभी भी डिमांड पूरा रिकवर नहीं किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्लो है। एज पर बीजिंग्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चाइना का इकोनॉमी 2024 में 5% ग्रो किया। अगर कोविड ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो ये ग्रोथ रेट 1990 के बाद सबसे लो है। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट के हिसाब से तो 2025 में ग्रोथ रेट 4.4% तक गिर सकता है एंड 2026 में 4% के भी नीचे जा सकता है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से चाइना के टोटल स्टील डिमांड का 28% प्रॉपर्टी मार्केट से आता है एंड 26% इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट से ही आता है। तो इस सेक्टर का स्लो डाउन मतलब स्टील डिमांड में भी स्लो डाउन। अब समझते हैं दूसरा रीजन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। चाइनीज गवर्नमेंट ने कार्बन एमिशंस रिडक्शन टारगेट सेट किए हैं। सेंटर फॉर एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च के हिसाब से चाइना को अपने 2025 क्लाइमेट गोल्स मीट करने के लिए 15% स्टील कैपेसिटी कट करना पड़ेगा। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से चाइना का स्टील प्रोडक्शन कम हो रहा है। चाइनीज स्टील मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं।
वुड मैकेंजी के हिसाब से अगस्त 2024 में चाइना के 250 स्टील फैक्ट्रीज ने सिर्फ 1% प्रॉफिट रिपोर्ट किए। एंड लोअर प्रोडक्शन मतलब लोअर चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स टू इंडिया। एंड ये इंडियन स्टील कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चाइना के इस मूव का इम्पैक्ट समझने के लिए स्टील सेक्टर के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टील एक कमोडिटी है, मतलब सारे कंपनीज सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो क्वालिटी या फीचर्स के बेसिस पे कंपनीज डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिस पे compete करते हैं। और जैसे मैंने बताया, चाइना स्टील इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, तो बाकी कंट्रीज के स्टील कंपनीज प्राइस मेकर्स नहीं, प्राइस टेकर्स होते हैं। जो प्राइस ग्लोबली चल रहा है उसी प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो अगर कंपनीज हाई प्राइसेस कमांड नहीं कर सकते तो वो कोशिश करते हैं कि अपने कॉस्ट कंट्रोल कर सकें ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर पाए। कंपनीज का मेजर कॉस्ट ऑलमोस्ट 35 to 55% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। आयरन ओर एंड कोकिंग कोल दो मेजर रॉ मटेरियल्स होते हैं। दोनों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन ओर की। इंडिया आयरन ओर का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमारे पास 1300 से ज़्यादा आयरन ओर माइंस हैं एंड इसमें 97% माइंस सिर्फ 7 स्टेट्स में ही हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। क्योंकि आयरन ओर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, स्टील कंपनीज आयरन ओर कॉस्ट को कम करने के लिए कैप्टिव आयरन ओर प्लांट सेटअप करते हैं। टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW सब अपने खुद के प्लांट से ही आयरन ओर सोर्स करते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल है कोकिंग कोल। कोकिंग कोल में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जो कोकिंग कोल इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका ऐश कंटेंट काफी हाई होता है, जिसके वजह से इसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम अपने कोकिंग कोल नीड्स का 85% इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से। एंड ईयर ऑन ईयर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड जैसे रूपी डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है वैसे ही हमारे इंपोर्ट्स और कॉस्टली हो जाएंगे। तो ये स्टील कंपनीज के कॉस्ट को काफी इंपैक्ट करता है। अभी हाल ही में चाइना में स्टील प्रोडक्शन कम होने से कोकिंग कोल एंड आयरन ओर का डिमांड भी कम हो गया है और इसीलिए कोकिंग कोल एंड आयरन ओर के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। एंड देखो, आयरन ओर एंड कोकिंग कोल भी एट द एंड ऑफ द डे कमोडिटीज ही हैं और ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इनका प्राइस बढ़ता है तो कंपनीज के प्रॉफिट्स पे प्रेशर डालता है। तो क्योंकि कंपनीज ज़्यादा कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके मार्जिन्स काफ़ी कम होते हैं। इंडस्ट्री एवरेज FY 23 और 24 में कुछ 2 to 3% है। अब ऑलरेडी टाइट मार्जिन्स वाले इंडस्ट्री में एक और फैक्टर कंपनीज के मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है, वो है चीप चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स। जब चाइना में स्टील का ओवर सप्लाई था तब वो इंडिया में चीप रेट्स में एक्सपोर्ट कर रहा था। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच हमारे स्टील इंपोर्ट्स लगभग 8.3 मिलियन टन्स तक पहुंच गए थे। ये 8 इयर्स का हाई था और क्योंकि चाइनीज स्टील डोमेस्टिक स्टील से सस्ता था, कस्टमर्स चाइनीज स्टील प्रेफर कर रहे थे। तो कंपिटिटिव रहने के लिए इंडिया की स्टील कंपनीज को अपने प्राइसेस कम करने पड़ रहे थे। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस 4-year लो पे आ गए थे एट 48,000 रुपीज पर टन। इससे उनके मार्जिन्स काफ़ी इम्पैक्ट हो रहे थे। ऑलमोस्ट सारे स्टील कंपनीज ने Q3 FY 25 के कॉन्फ्रेंस कॉल में चाइनीज इंपोर्ट्स के थ्रेट को एक्नॉलेज किया है एंड ये उनके Q3 FY 25 परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। Q3 FY 25 में टाटा स्टील के नेट प्रॉफिट लगभग 43% ईयर ऑन ईयर गिर गए। लोअर स्टील प्राइसेस की वजह से JSW का नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 47% ईयर ऑन ईयर गिर गया। सेल का पैट तो 66% ईयर ऑन ईयर गिर गया। डोमेस्टिक प्लेयर्स के मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए HD कुमारस्वामी, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज, ने कहा कि स्टील मिनिस्ट्री अब इंपोर्ट सर्वेलेंस बढ़ा रही है एंड शायद एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी इंपोज कर सकती है। जिंदल स्टेनलेस के MD अभ्युदय जिंदल ने 25% तक का इंपोर्ट ड्यूटी प्रपोज किया है। अब जब चाइना अपना स्टील प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स कम करने का प्लान कर रहा है तो ये इंडियन स्टील कंपनीज के लिए एक बड़ा रिलीफ है। चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स कम होने की वजह से इंडिया में डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस वापस बढ़ के स्टेबलाइज हो सकते हैं और हायर प्राइसेस की वजह से स्टील कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। एक और रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है जो स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है। ट्रंप ने इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। मतलब अब US के लिए इंडिया से स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट करना कॉस्टलियर हो जाएगा, तो शायद डिमांड भी कम हो जाएगा। लेकिन इंडियन स्टील सेक्रेटरी संदीप पाउंड्रिक का कहना है कि स्टील इंडस्ट्री पे टैरिफ्स का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा।
2024 में इंडिया ने लगभग 145 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया, जिससे सिर्फ 95,000 टन यूएस को एक्सपोर्ट किया गया था। ये 0.1% से भी कम है। जहां एक तरफ स्टील एक्सपोर्ट्स हमारे टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 5% है, वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स का 12% है। इसलिए एल्यूमिनियम सेक्टर टैरिफ से ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। अगर स्टील की डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो इंडिया में स्टील का मेजर डिमांड ड्राइवर है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। रेलवेज, हाईवेज, बिल्डिंग्स, ये सब बनाने में ही स्टील लगता है। बढ़ते अर्बनाइजेशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से हमारा स्टील डिमांड अब बढ़ रहा है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स 2021 से 2026 के बीच 11.4 CAGR से बढ़ेगा। इकरा के हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रेवेन्यू भी FY25 में 12 to 15% बढ़ सकता है। अभी इंडिया का पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन लगभग 93 kgs है। ये यूके, यूएस, जापान, रशिया जैसे बाकी कंट्रीज से काफ़ी कम है, तो हमारे पास काफ़ी रूम टू ग्रो भी है अभी। ये ग्राफ देखो, जैसे जैसे कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा है, वैसे ही उनका स्टील कंजम्पशन पर कैपिटा भी बढ़ा है। इंडिया का स्टील कंजम्पशन भी शायद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, लेकिन इस बढ़ते डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें 2030 तक 100 मिलियन टन्स का स्टील मेकिंग कैपेसिटी ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल स्टील सेक्टर में अभी काफ़ी ऑप्टिमिज्म चल रहा है। चाइना का स्लो डाउन, इंडिया का बढ़ता डोमेस्टिक डिमांड, फॉलिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये सारे फैक्टर्स इस सेक्टर के लिए टेलविंड्स हैं और ग्रोथ बूस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम बढ़ते डिमांड को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से केटर कर पाएंगे या हमें इंपोर्ट्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा? चाइना के इस मूव से लॉन्ग टर्म में स्टील कंपनीज के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी करना, और हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हूं देव, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।